हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नमस्कार। मैं इस्लाम मोहम्मद स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इस्लाम सर जीके पर। तो आज हम इकोनॉमिक्स का अगला चैप्टर या अगला टर्म कहेंगे, उससे जो है डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सब पढ़ चुके हैं कि अर्थव्यवस्था कितनी प्रकार की होती है, विकसित, विकासशील व्यवस्था, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। पहले तो आप ये बताओ, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। अच्छा से अच्छा कंटेंट है, ठीक है। और इस लॉकडाउन में फ़ायदा उठाइए और पढ़िए आराम से। अब आप आगे देख सकते हैं, अब आता है अगला आपका दूसरा चैप्टर या दूसरा पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है। भारत में आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। क्या होता है आर्थिक नियोजन, कमेंट करके बताएं। जैसा लिखा है आप आराम से इसको नोट डाउन कर सकते हैं, देखते जाइए और लिखते भी जाइए और समझते जाइए, ठीक है। ये बहुत ही एक अच्छा कंटेंट है, बहुत ही किताबों से ढूंढा हुआ है मैंने, ठीक है, और बहुत टीचरों से पढ़ा है तब जाके ये बना है। और उसी तरीके से आप भी लिखते जाइए, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगर मेरे द्वारा पूरी इकोनॉमिक्स इस तरीके से लिखी और पढ़ी तो आपके एग्ज़ाम में सब कुछ यही आएगा। जब मैं करवाऊँगा, आपको टेस्ट लूँगा, तब देखना क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। तो आइए लिखिए, हेडिंग डालिए, भारत में आर्थिक नियोजन क्या होता है। लिखा है, राज्य के नेतृत्व में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक ऐसा प्रबंधन जिसमें संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग कर आर्थिक विकास किया जा सके, नियोजन या आयोजन कहलाता है। 1930 में देखो, जब वैश्विक महामंदी हुई थी, तब आर्थिक नियोजन की अवधारणा सामने आई। देखा गया कि किस तरीके से इससे मैनेजमेंट को बनाया जाए और सही तरीके से आर्थिक विकास किया जाए, तब जाके आर्थिक नियोजन लाया गया। आर्थिक नियोजन क्यों लाया गया, नियोजन के उद्देश्य क्या क्या थे, आगे देखेंगे। आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या क्या थे, क्यों इसलिए लाया गया। देखो, संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित कराना, बेरोजगारी को दूर करना, निर्धनता चक्र को समाप्त करना, कृषि एवं उद्योगों का समन्वित विकास करना, राजनीतिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, आत्मनिर्भर एवं आधुनिकीकरण करना, निवेश एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना, तीव्र आर्थिक विकास के साथ साथ समावेशी विकास पर बल दिया जाना। इसी तरीके से आप लिखेंगे, देखिए नियोजन का उद्देश्य साफ साफ बताया गया है कि हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो बहुत पिछड़ चुकी थी वैश्विक महामंदी के कारण, ठीक है। इसलिए उसको दूर करने के लिए सरकार ने ये तय किया। इंडियन गवर्नमेंट तो थी नहीं वैश्विक महामंदी के दौरान, वहाँ प्लान ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया था। संसाधनों का उचित वितरण, बेरोजगारी को दूर करना, निर्धनता को समाप्त करना, कृषि को बढ़ावा देना, लोकतंत्र को स्थापित करना, आत्मनिर्भर बनाना लोगों को, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आर्थिक नियोजन की ये उद्देश्य थे। इसको आप वैसे ही लिखेंगे। आर्थिक नियोजन कितने प्रकार के होते हैं, नियोजन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लानिंग। देखिए, अर्थव्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप की मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर आर्थिक नियोजन को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। आदेशात्मक, निर्देशात्मक, संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक। मतलब इम्परेटिव, इंडिकेटिव, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ये होते हैं आदेशात्मक नियोजन के वर्गीकरण। अब आइए आदेशात्मक नियोजक आप हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे, यह एक केंद्रीय अर्थव्यवस्था होती है। इसके अंतर्गत राज्य तथा सरकारी संस्थाओं का व्यापक एवं प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। आदेशात्मक नियोजन सीधा सीधा मान सकते हैं हम, सेंट्रल एवं स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्थाएं होती हैं, ठीक है, और उन पर उनका डायरेक्टली सीधे सीधे नियंत्रण होता है। और वो इसलिए होते हैं, आप देखेंगे कि ये एक बहुत बड़ा प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है, ठीक है। प्रशासनिक ढांचे को सक्रिय करने के लिए दंड विधि का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई पालन नहीं करता तो उसे दंड दिया जाता है। वितरण प्रणाली में प्रशासन की प्रत्यक्ष डायरेक्ट भूमिका होती है, पीडीएस सिस्टम लागू होता है। प्रशासित मूल्य व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस होता है, चूज़ किया जाता है। ऐसी जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं समाजवादी देशों में लागू की जाती है, जैसे रूस और चीन में। इंडिकेटिव प्लानिंग, निर्देशात्मक नियोजन क्या कहलाता है, निर्देशात्मक नियोजन। ध्यान से देखिए मेरे साथ और आप लिखते जाइए इसको, ठीक है, और पढ़ते भी जाइए। ज़रूरी है कि आप इसको लिखेंगे साथ में पढ़ते जाएंगे तो आपको ये याद भी रहेगा। यह एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था होती है। निर्देशात्मक आयोजन जो होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें राज्य संस्थाओं का सांकेतिक हस्तक्षेप होता है, केंद्र सरकार का नहीं होता, स्टेट गवर्नमेंट कुछ हस्तक्षेप कर सकती हैं, तथा प्राइवेट क्षेत्र की भागीदारी बहुत अधिक होती है।
यहाँ सरकार केवल नीति निर्माण करती है और निजी जो है उसको लागू करता है या उसका क्रियान्वयन करता है, या जो सरकार नीतियाँ लागू करेंगी उस पर अमल करेगी राज्य सरकार। ठीक है, यहाँ पर बाजार मूल्य व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में ज़्यादातर इसी अर्थव्यवस्था को अपनाया जाता है, इंडिकेटिव प्लानिंग को ही अपनाया जाता है। भारत में आयोजन देखो, एक मैंने छोटा सा ओवरव्यू दिया है। भारत में आर्थिक नियोजन के 3-4 चरण हुए थे। ठीक है, पहला चरण हुआ था 1951 से 2010 तक। उस चरण में ये पूरा एक चरण चला था, इसके 2-3 चरण बटे हुए थे। 1951 से 1990 तक चला था, जिसमें आदेशात्मक नियोजन का पालन किया गया था। GDP 3.5% थी उस समय। फिर 1990 से 2010 के बीच चली थी निर्देशात्मक अपनाई गई थी, इंडिकेटिंग। ठीक है, जो 24 जुलाई 1991 में संपन्न हुई। माननीय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। वहाँ मनमोहन सिंह ने LPG पॉलिसी लागू की थी। मनमोहन सिंह ने LPG पॉलिसी लागू की थी। LPG पॉलिसी क्या होती है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये LPG पॉलिसी मनमोहन सिंह ने लागू की थी। वहाँ पे उदारीकरण की पॉलिसी लगाई की थी। ठीक है, जब पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे तो मैं LPG के बारे में बताऊंगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में। PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी उस समय पे। ठीक है, आगे पर देखेंगे संरचनात्मक आयोजन क्या होता है, स्ट्रक्चरल प्लानिंग। यदि आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से लिखिएगा, यदि आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संसाधनों के वर्तमान स्वामित्व के ढांचे, उत्पादन की विधि एवं संस्थागत व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए तो यह संरचनात्मक आयोजन कहलाता है। इसका मतलब आप समझ सकते क्या है? कहने का अर्थ है कि अगर हमें किसी भी आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करना है और GDP व्यवस्था को मजबूत करना है, तो ऐसी संस्थाएं या ऐसे उत्पादन के विधियां, जो रूल, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके अगर हम उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं तो वहाँ हम परिवर्तन कर सकते हैं, और वह परिवर्तन कहलाता है संरचनात्मक आयोजन या नियोजन, दोनों भी कह सकते हैं। प्लानिंग एक ही तरीके की है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। देखा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ ना अभी बहुत सारा। तो वही है कि अगर किसी व्यवस्था को मजबूत करना है तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण, या कोई भी ऐसी संस्था, कोई भी जो उत्पादन की विधियां हैं, संस्थागत हैं, जो स्वामित्व है, वर्तमान में जो ढांचे हैं, उनमें अगर कोई थोड़ा बहुत परिवर्तन करके आयोजन या आर्थिक व्यवस्था को ठीक किया जा सकता है तो संरचनात्मक आयोजन कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेंगे, भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। आगे आ जाता है अपना, देखो लास्ट आ जाता है हमारा प्रकार्यात्मक आयोजन। यदि आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संस्थागत, सेम वही है। अगर संरचनात्मक आयोजन जो हमने ऊपर पढ़ा, इसको अगर देखा जाए, जो संरचनात्मक आयोजन है और कार्यात्मक आयोजन जो है, अगर इसको देखा जाए तो दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है। ठीक है, यदि जो स्वामित्व के ढांचे, उत्पादन की विधियां और संस्थागत जो व्यवस्थाएं हैं उनमें परिवर्तन ना करके दोहन की रणनीति अपनाई जाए तो प्रकार्यात्मक आयोजन कहलाता है। सीधा कहने का अर्थ है, यदि थोड़ा बहुत परिवर्तन हो, बदल जाए तो संरचनात्मक, और अगर ना बदले तो प्रकार्यात्मक। हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन आया था हमारे यहाँ, बिजली उत्पादन, पावर जनरेशन जो चलता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम सीधे ढांचे को बदल तो नहीं देते ना। अगर बिजली उत्पादन हो रही है तो ये नहीं कि हमने एक सब स्टेशन को दूसरे सब स्टेशन में मिला दिए, नहीं करते ना। उसी के अंदर कुछ दोहन की रणनीति अपनाते हैं, कुछ उसी के अंदर ही बदलाव करते हैं, एक दूसरे को मिला नहीं देते, कुछ उसमें बदलाव करते हैं जिससे उस ढांचे को अच्छा और मजबूत बनाया सके, अच्छा उत्पादन किया जा सके। उसी को प्रकार्यात्मक आयोजन कहते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा दोस्तों? आज हमने पढ़ा भारत में आर्थिक नियोजन के चरण। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। कौन कौन से चरण होते हैं? आदेशात्मक, निर्देशात्मक, संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक। आदेशात्मक क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होता है, प्रशासनिक ढांचा होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष भूमिका होती है। ये सारी चीज़ें समाजवादी देशों में लागू होती है, रूस और चीन में। निर्देशात्मक इंडिकेटिंग क्या होता है? इसमें निजी क्षेत्रों की भागीदारी अधिक होती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, बाजार मूल्य व्यवस्था पर काम करती है। वर्तमान में ज़्यादातर इसी
आयोजन को ज़्यादातर देशों में अपनाया जाता है। जो नियोजन के चरण हुए थे 1951 से 2010 तक के बीच में, 2 चरणों में शामिल हुआ, 1951 से 1990 तक। 1990 से 2010 तक माननीय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे और पीवी नरसिम्हा राव सरकार थी, जहां मनमोहन सिंह ने एलपीजी पॉलिसी लागू की थी। एलपीजी पॉलिसी फिर याद दिला दूं, पंचवर्षीय योजना में पढ़ेंगे हम 1990 में जो पढ़ेंगे। द्वितीय योजना अवकाश जो आता 1990 और 1992 में, समझ रहे हैं आप। 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद द्वितीय योजना अवकाश जो 1990 से 1952 के बीच आया था, उसी में हम पढ़ेंगे एलपीजी पॉलिसी को मनमोहन सिंह के द्वारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को उन्होंने डिफाइन किया है। आगे चल के जब वो क्लास आएगी मैं आपको पढ़ाऊँगा। आगे देखेंगे संरचनात्मक आयोजन हमारा क्या होता है। संरचनात्मक आयोजन वो होता है जो किसी ढांचा, संरचना, उत्पादन विधि या कोई संस्थागत जो संस्था है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके अगर आर्थिक सुधार लाया जा सकता है तो वो संरचनात्मक आयोजन कहलाता है। एग्जाम्पल है भूमि सुधार, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, आप देख सकते हैं और लिख सकते हैं। आगे आएगा प्रकार्यात्मक आयोजन। इसमें यह है कि अगर कोई बदलाव ना किए जाए, उसी के अंदर दोहन की रणनीति अपनाई जाए तो प्रकार्यात्मक आयोजन कहलाता है। हरित क्रांति और बिजली उत्पादन। आगे हम पढ़ेंगे नीति आयोग। अगला जो लेक्चर होगा हम उसमें पढ़ेंगे नीति आयोग। आप ध्यान दीजिएगा, सारी चीज़ों को नोट डाउन कीजिएगा व्यवस्थित रूप से। बहुत ही व्यवस्थित ढंग से मैंने इस नोट्स को बनाया है। आप उसको एक वे में बनाइएगा, लिखिएगा, पढ़िएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, क्या कुछ गलतियां हैं, क्या सुधार हैं। हम नीति आयोग पढ़ेंगे। केवल समझ के चलना है, रटना नहीं है। रटोगे इकोनॉमिक्स याद नहीं होगी भैया, नहीं होगी, ठीक है। आप इसको समझिए, अच्छे से चलिए और आशा करता हूँ आपको ये कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से अच्छा मिलता रहेगा, आप इसको पढ़ते जाइए, ठीक है। और अपने घर वालों का ध्यान रखिए, लॉकडाउन चल रहा है, बाहर ना जाएं, व्यवस्थित ढंग से रहें, स्वास्थ्य साफ रहें, स्वच्छ रहें, माँ बाप का ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।